हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मुख्य रूप से कोशिका के एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बात करने वाले हैं और उस हिस्से का नाम होता है केंद्रक। आप सभी जानते हैं कि कोशिका के अंतर्गत केंद्रक होता है, यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण संरचना होती है। हम देखेंगे कि यह केंद्रक होता है, यह कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। इसके साथ साथ में केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जो क्रोमेटिन तंतु होते हैं वो क्या होते हैं, उनसे कैसे गुणसूत्रों का निर्माण होता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। इस कारण ये वीडियो है, ये आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और जब वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको इन चीजों के बारे में पता नहीं लग पाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसके बारे में, केंद्रक के बारे में। हम देखते हैं कि ये केंद्रक क्या होता है। देखो भाई, यदि हम देखें किसको, केंद्रक को, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं। देखो ये केंद्रक क्या है, हमें पता है, चाहे से वो पादप की कोशिका हो और चाहे से एक जंतु की कोशिका हो, सभी कोशिकाओं के अंतर्गत आपका क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। जैसे हम माने कि ये एक क्या है, कोशिका है, और क्योंकि इसके बाहर कोशिका भित्ति है नहीं, तो ये कौन सी कोशिका है, जंतु कोशिका है। अब जो कोशिका होती है, इसके अंदर आपका क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के अंदर एक क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और यह केंद्रक जो होता है, इसके बाहर की ओर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। दोहरी झिल्ली से क्या मतलब हो गया कि दो परत होती हैं उस झिल्ली के अंतर्गत, दो परतों से बनी हुई क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है। और इस झिल्ली को हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। इस केंद्रक झिल्ली के अंतर्गत आपके कितने हिस्से हो गए हैं, इसके बाहर वाले हिस्से को हम बोलते हैं बाह्य झिल्ली। केंद्रक की जो बाहर वाली झिल्ली होती है उसे बोलते हैं हम बाह्य झिल्ली। अंदर वाली जो झिल्ली होती है उसे हम बोलते हैं आंतरिक झिल्ली। अंदर वाली को क्या बोला जाता है, आंतरिक झिल्ली कहा जाता है। फिर हम बात करें इन दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्थान होता है, ये बीच की जो जगह बच रही है दोनों झिल्लियों के बीच की, ये वाली जगह, सभी के अंतर्गत बात करें हम, ये वाली जो जगह होती है, इस जगह को हम क्या कहते हैं, इस जगह को हम कहते हैं परिकेंद्रकी अवकाश। परि का मतलब होता है चारों तरफ, केंद्रकी का मतलब हो गया केंद्रक, और अवकाश का मतलब होता है स्थान। परिकेंद्रकी अवकाश इसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने इसके बारे में, झिल्ली के बारे में बात कर ली है। इसके बाद में यदि हम देखें तो अभी केंद्रक की झिल्ली होती है, ये सतत नहीं है, अर्थात लगातार नहीं है कि एकदम बंदी हो गई। इस केंद्रक झिल्ली में कहीं कहीं पर छोटे छोटे गैप पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे गैप या छिद्र को हम क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। जैसे ये देख लो या ये देख लो, ये क्या होते हैं, आपके केंद्रक छिद्र होते हैं। जब हमने ये बात कर ली है कि केंद्रक ऐसा होता है, अब इस केंद्रक के अंदर क्या होता है, इस केंद्रक के अंदर आपका एक तरल पदार्थ भरा रहता है। इस केंद्रक के अंतर्गत आपका क्या भरा रहता है, एक तरल पदार्थ भरा रहता है। और इस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं,
इस तरल पदार्थ को हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं भाई? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के अंदर जैसे द्रव्य भरा रहता है, वैसे ही आपकी पूरी कोशिका के अंदर भी द्रव्य पदार्थ भरा रहता है। पूरी कोशिका में भी क्या भरा रहता है? द्रव पदार्थ भरा रहता है। और हमें पता है कि जो कोशिका के अंदर द्रव पदार्थ भरा रहता है, इस पदार्थ को हम एक नाम से जानते हैं, वो हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं भाई? कोशिका द्रव्य। और ये क्योंकि ये केंद्रक के अंदर है, इस कारण इसे कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। इस प्रकार से जो ये केंद्रक की झिल्ली होती है, ये झिल्ली आपके केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को क्या करती है? अलग करती है, इनको बांटने का कार्य करती है। इसके साथ साथ में इस केंद्रक के अंदर ऐसे डीएनए से बने हुए क्रोमेटिन तंतुओं का क्या पाया जाता है? जाल पाया जाता है। किसका जाल पाया जाता है? क्रोमेटिन तंतु। ये क्रोमेटिन तंतु जो होते हैं, ये आपके किससे बने होते हैं? ये आपके डीएनए से बने होते हैं। तो याद रखना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन तंतु। हम बात करेंगे कि ये क्रोमेटिन तंतु कैसे बनते हैं, कैसे इनकी पूरी संरचना होती है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सब कुछ देखने के बाद में आपका ये जो क्रोमेटिन तंतु होता है, इससे आपके वास्तव में ये डीएनए है। डीएनए से बनता है आपका आरएनए। आरएनए का ये एक प्रकार होता है जिसे बोलते हैं आरआरएनए। और एक ऐसी जगह होती है जहां पर आरआरएनए बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। उस जगह को हम क्या कहते हैं? जहां पर आरआरएनए बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसे कहा जाता है केंद्रिका। क्या कहा जाता है? केंद्रिका कहा जाता है। इस केंद्रिका के बाहर की ओर कोई झिल्ली नहीं होती है, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां बहुत ज्यादा मात्रा के अंतर्गत आपका क्या उपस्थित होता है? आरआरएनए पाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? आरआरएनए अर्थात राइबोसोमल आरएनए इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। और इस जगह को जहां पर यह पाया जाता है, जो गहरे रंग की संरचना हमें दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। यह सब कुछ हमने यहां पर देख लिया है कि आपका केंद्रक होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं वो उपस्थित होती हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें कि इस केंद्र की खोज किसने की थी? केंद्र की खोज किसने की थी? तो केंद्रक या जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसकी खोज एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। जिनका नाम क्या है भाई? रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने की थी कब? 1831 में। 1831 के अंतर्गत कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। बाद में एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है फ्लेमिंग, और इन फ्लेमिंग ने इसके अंतर्गत आपके गहरे रंग के तंतुओं को देखा था। केंद्रक के अंतर्गत गहरे रंग के तंतुओं को किसने देखा था? फ्लेमिंग ने। और फ्लेमिंग ने बाद में इन तंतुओं को क्या नाम दिया था? क्रोमेटिन तंतुओं का नाम दिया था। उसे क्या कहा था? क्रोमेटिन तंतु। ध्यान रखना, ये क्रोमेटिन तंतु होते हैं, ये रंग से अभिरंजित हो जाते हैं, क्षारीय रंग से या क्षारीय अभिरंजक से क्या हो जाते हैं? अभिरंजित, अर्थात एक तरीके से रंग जाते हैं। जब हम इस कोशिका के ऊपर एक डाई डालते हैं, अभिरंजक डालते हैं, तो ये क्रोमेटिन तंतु हैं, ये गहरा अभिरंजक लेते हैं जिसे हम बोलते हैं क्षारीय अभिरंजक, और उससे ये स्टेन हो जाते हैं। तो ये क्रोमेटिन तंतु हैं, ये क्या होते हैं? क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होते हैं।
क्षारीय अभिरंजक से क्या होते हैं, अभिरंजित होते हैं। तो ये सारी बात हमने की है कि कोशिका के अंतर्गत आपका केंद्रक होता है वो कैसे होता है, केंद्र के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। ये देखो हमने ज्यादातर बात यहां पर कर ली है कि दोहरी झिल्ली है, इसके अंतर्गत आपके क्रोमेटिन तंतु हैं। ध्यान रखना कि हमें जो केंद्रक है ये स्पष्ट रूप से कब दिखेगा, केंद्रक है वो स्पष्ट रूप से कब दिखाई देता है, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। याद आपको ये रखना है कि केंद्रक होता है ये सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है वो आपको कोशिका की अंतरावस्था में दिखाई देता है। अंतरावस्था जिसे इंग्लिश में इंटरफेज कहते हैं, उसमें यह हमें दिखाई देता है। अब आप सोचेंगे कि यह अवस्था क्या होती है। इसके जस्ट बाद में, जैसे आज हमारा ये कोशिका वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में इस कोशिका वाले चैप्टर से संबंधित हम क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं और उसके जस्ट बाद में हम कोशिका विभाजन को पढ़ने वाले हैं। तो उस समय आपको डिटेल के अंतर्गत हम बताएंगे कि जब कोशिका का विभाजन होता है, जब एक नई कोशिका जन्म लेती है, उससे लेकर उसके विभाजन तक की जो सारी अवस्थाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। और कोशिका चक्र में अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। जैसे आप शॉर्ट में ऐसे समझ लो, मान लो ये कोशिका का जीवन चक्र है जो एक जगह से प्रारंभ हुआ और वापस हो गया। एक कोशिका लगभग 24 घंटे का उसका जीवन चक्र होता है, या लाइव उसका सेल साइकिल होता है, जीवन चक्र नहीं सेल साइकिल या कोशिका चक्र उसे कहते हैं। वो आपका लगभग 24 घंटे का होता है। इसमें ये मुख्य रूप से दो हिस्से होते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है मतलब ज्यादातर समय के अंतर्गत वो कौन सी अवस्था में रहती है, अंतरावस्था में रहती है। अर्थात शांत, एक तरीके से शांत होती है, लेकिन वास्तव में ये शांत नहीं होती। हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। इस अवस्था को हम कहते हैं एम अवस्था, विभाजन की अवस्था। यह अंतरावस्था होती है, इसमें भी 3 फेज होती हैं, G1, S और G2। ये क्या क्या होती है ध्यान रखना। ये पूरी यहां एम अवस्था के अलावा बाकी की जो भी अवस्था है वो आपकी अंतरावस्था है। यहां से लेकर यहां तक की अवस्था है, ये क्या होती है, अंतरावस्था। तो इस दौरान हमें यह केंद्रक होता है, यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह सारी बात आपके दिमाग में रखनी है। तो केंद्रक कैसा है कैसा नहीं है आपके दिमाग में आ गया होगा। चलो अब बात हम यह करते हैं कि क्या कोशिका के अंदर कितने केंद्रक होते हैं, कितने नहीं होते हैं, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। सामान्य रूप से ये सारी बातें वैसे आपको पता होती हैं नॉर्मली। सामान्य रूप से यदि हम एक कोशिका के बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है, एक कोशिका के अंतर्गत कितने केंद्रक होते होंगे? इन जनरली हम बात करें तो कोशिका के अंदर सामान्य रूप से एक ही केंद्रक पाया जाता है। सामान्यतः क्या होता है, एक कोशिका में, सामान्य रूप से एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। अर्थात सेल होती है, कोशिका होती है, वो यूनिसेलुलर होती है। लेकिन कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक हो सकते हैं। कुछ ऐसी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जा सकते हैं। ऐसा कोई उदाहरण आपके दिमाग में आ रहा है क्या कि ऐसी कोई कोशिका हो जिसमें एक से अधिक केंद्रक हो? हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है पेशियां अर्थात मांसपेशी, और मांसपेशी के अंतर्गत हमने एक प्रकार पढ़ा था जिसे हम बोलते हैं कंकालीय पेशी।
कौन सी पेशी कहते हैं? कंकालीय पेशी, ऐच्छिक पेशी जिसे कहते हैं। तो उस कंकालीय पेशी की जो पेशी कोशिका होती है, कंकालीय पेशी की पेशी कोशिका में एक कोशिका के अंतर्गत आपके बहुत सारे क्या मिलते हैं? केंद्रक मिलते हैं। एक ही कोशिका में बहुत सारे क्या मिलते हैं? केंद्रक मिलते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं उदाहरण। एक तो आपको याद रखना है, कंकालीय पेशी कोशिका, कंकालीय पेशी कोशिका होती है, उसमें हमें क्या मिलते हैं? एक से अधिक क्या मिलते हैं? केंद्रक मिलते हैं। एक यदि आपको पता हो तो पादपों में प्राथमिक भ्रूणपोष की जो कोशिका होती है, देखो प्राथमिक भ्रूणपोष होता है, उसके अंतर्गत बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। यह पादपों के लिए है और यह जंतुओं के लिए है। इसके बाद में हमने ये तो बात कर ली कि कई कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। एक और रख सकते हो आप, कुछ कैंसर कोशिकाएं होती हैं, कैंसर रोग जब हो जाता है उनमें भी एक से अधिक केंद्रक उपस्थित हो सकते हैं। उनमें भी कई बार एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये तो हमने ऐसी बात कर ली ऐसी कोशिकाओं की जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। लेकिन यदि हम ऐसी कोशिकाओं के बारे में बात करें जिन कोशिकाओं में एक भी केंद्रक नहीं हो, ऐसे भी तो उदाहरण हो सकते हैं। ऐसी कोई कोशिका भी तो हो सकती है जिनके अंतर्गत आपका एक भी केंद्रक नहीं पाए जाए। क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है? एक क्वेश्चन तो सबसे फेमस है, एक कोशिका तो सबसे फेमस है, और वो कोशिका कौन सी है? कि जो स्तनधारी होते हैं, उन स्तनधारी की जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिका जो होती है या जिसे रक्ताणु कहते हैं वो होती है, उसके अंदर आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जो पादप कोशिकाएं होती हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं, उनके अंतर्गत आपकी जो चालनी नलिकाएं होती हैं या चालनी कोशिकाएं होती हैं, उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। यह आपको दिमाग में रखना है। तो कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें एक भी केंद्रक नहीं है, एक भी केंद्रक उपस्थित ना हो। एक भी केंद्रक उपस्थित ना हो। उदाहरण कौन कौन से भाई? पहले नंबर पे हमने देखा है, पहले नंबर पे हमने देखा है कि जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों की क्या होती है? आरबीसी। दूसरा, सहवनी पादपों में चालनी कोशिकाएं, सहवनी पादपों के अंतर्गत चालनी कोशिकाएं। तो जंतुओं में तो स्तनधारियों की आरबीसी होती है, उसके अंदर आपके केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसके अलावा यदि पादपों के अंतर्गत हम देखें तो जो सहवनी पादप होते हैं, वस्कुलर प्लांट होते हैं, जिसमें आपके मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं, उसके अंतर्गत आपकी ये चालनी कोशिकाएं होती हैं, इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। तो यहां पर हमने मुख्य रूप से क्या क्या बात की है भाई? देखो, कुछ कोशिकाएं ऐसी पड़ी है जिनमें एक से अधिक केंद्रक हो, कुछ कोशिकाएं ऐसी पड़ी है जिनमें एक भी केंद्रक उपस्थित ना हो, और इसके लिए हमने उदाहरण भी पढ़े हैं। दोनों स्थितियों के लिए ही हमने उदाहरण पढ़े हैं। लेकिन सामान्य स्थिति में बात की जाए तो एक कोशिका में सामान्य रूप से एक ही केंद्रक पाया जाता है। यहां पर आप जब पढ़ रहे हैं
तो आपको देखकर पता चल रहा होगा कि केंद्रक के बारे में लगभग पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। कैसा होता है, कहां पाया जाता है, कैसी होती है स्थिति वगैरह, सब कुछ हमने देख लिया है। इसके साथ साथ में केंद्रक के अंदर हमने क्या पढ़ी है, केंद्रिका पढ़ी है। क्या पढ़ी है भाई, केंद्रिका। न्यूक्लियोलस कहते हैं इसे, क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस। केंद्रिका होती है, ये क्या होती है, केंद्रक में बिना झिल्ली की गहरे रंग की संरचना होती है जो पाई जाती है, उसे कहा जाता है केंद्रिका। यह केंद्रिका जो होती है इसमें आरआरएनए अधिक मात्रा में होता है, अर्थात जब आरआरएनए केंद्र के अंतर्गत जिस जगह पर इकट्ठा होता है उसी को वास्तव में क्या कहा जाता है, केंद्रिका कहा जाता है। सामान्य रूप से एक केंद्र के अंदर एक ही केंद्रिका पाई जाती है, इन जनरली हम बात करें तो। लेकिन जो कोशिकाएं जिनके अंदर आपका राइबोसोमल आरएनए बहुत ज्यादा होता है, जिनके अंतर्गत आपके राइबोसोम ज्यादा पाए जाते हैं, और राइबोसोम किन कोशिकाओं में ज्यादा होते हैं, जिनमें आपके क्या होता है, जिनमें आपके प्रोटीन का संश्लेषण ज्यादा होता है, उन कोशिकाओं के बारे में बात हो रही है। तो जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण अधिक होता है उनमें एक से अधिक केंद्रिका हो सकती हैं, उनमें एक से अधिक केंद्रिका हो सकती हैं, यह ध्यान रखना है। क्योंकि केंद्रिका वास्तव में क्या है, राइबोसोमल आरएनए, और जितना ज्यादा राइबोसोमल आरएनए होगा उतने ही ज्यादा उसके अंतर्गत राइबोसोम होंगे, जितने ज्यादा राइबोसोम होंगे उतनी ज्यादा मात्रा में क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ चुकी होंगी कि केंद्रक होता है वो वास्तव में कैसा दिखाई देता है। इसके लगभग सभी पहलुओं के बारे में हमने बातें कर ली है। इसके बाद में हमने देखा है कि जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक के अंतर्गत एक तो थी केंद्रिका, एक तो क्या थी, केंद्रिका, जिसके बारे में हमने देख ही लिया, काम वगैरह भी हमें पता चल गया केंद्रिका का। इसके साथ साथ में और क्या पाया जाता है, केंद्रक के अंतर्गत आपके तंतुओं के रूप में क्या उपस्थित होते हैं, क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई, क्रोमेटिन तंतु। तो अब हम इन क्रोमेटिन तंतुओं को देखेंगे, ये क्रोमेटिन तंतु कैसे उपस्थित होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, और कैसे इन क्रोमेटिन तंतुओं से आपके गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उसका निर्माण होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले। चलो भाई देखो, अब हम क्या बात करेंगे, क्रोमेटिन तंतु एवं गुणसूत्र, इसके बारे में हम बात करने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमेटिन तंतु क्या होते हैं। क्रोमेटिन तंतु क्या होते हैं, देखो जो कोशिका होती है उस कोशिका में होता है केंद्रक, और केंद्रक होता है उसके अंतर्गत होता है आपका आनुवांशिक पदार्थ। उस केंद्रक में क्या पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ, और आनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है डीएनए। सामान्य तौर पर आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए। एक जो कोशिका होती है, एक जो कोशिका होती है उसमें लगभग एक जो कोशिका होती है उसमें लगभग 2.2 मीटर
डीएनए होता है। देखो केंद्रक का आकार बहुत छोटा होता है, 10 की पावर -15 माइक्रोमीटर, सॉरी 10 की पावर -15 मीटर, बहुत छोटा आकार है। और इतने छोटे से केंद्रक के अंतर्गत 2.2 मीटर लंबा जो डीएनए है वो कैसे व्यवस्थित होगा? इसको व्यवस्थित करने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं, इसको एकदम संकुचित करना पड़ता है और उससे आपके क्या होते हैं, ये गुणसूत्र बनते हैं। तो वास्तव में आप ऐसे समझो कि मान लो ये किसी कोशिका के अंतर्गत क्या है, डीएनए। ये किसी कोशिका में क्या है, डीएनए। और ये जो डीएनए है ये बहुत लंबा है, तो इसके प्रॉपर हमें क्या करनी पड़ेगी, पैकेजिंग करनी पड़ेगी। प्रॉपर क्या करनी पड़ेगी, पैकेजिंग करनी पड़ेगी। इसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं? ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए और एक प्रोटीन होती है जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। वो आपस में जुड़ती हैं, वो आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं और जुड़ने से एक संरचना बनाती हैं। तो एक तो आपका हो गया है क्या, डीएनए। डीएनए के साथ साथ और क्या होती है, आपकी हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए के साथ साथ और क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो डीएनए है, ये डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटे जाता है। इसके चारों तरफ क्या होता है, लिपटा हुआ रहता है और लिपटकर ऐसे छोटी छोटी गोल आपके मनकों जैसी संरचना बना लेते हैं। और इस एक मनके जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है भाई, न्यूक्लियोसोम। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं, वो पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं, वो पाए जाते हैं। और ये ऐसे हमें लगती है जैसे मनियों की या मनकों की एक माला हो। मनकों की क्या हो, एक माला। ये जो संरचना बनती है आपके डीएनए से और इस प्रोटीन के मिलने से, इस संरचना को हम बोलते हैं क्रोमेटिन तंतु। इसे हम क्या कहते हैं भाई, क्रोमेटिन तंतु। तो वास्तव में जो क्रोमेटिन तंतु हैं ये आनुवांशिक पदार्थ से ही बने हैं, डीएनए से ही बने हैं। और ये जो क्रोमेटिन तंतु होते हैं और ये हिस्टोन प्रोटीन होती है, इसके साथ साथ में कुछ अन्य प्रोटीन होती हैं वो भी जुड़े जाती हैं, जिन्हें हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं भाई, वो हिस्टोन प्रोटीन के अलावा है। और ये सारी चीजें जुड़कर एक मोटी धागे नुमा संरचना का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, मोटी धागे नुमा संरचना का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो ये सब जुड़कर आपकी एक मोटी धागे नुमा संरचना का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और इस मोटी धागे नुमा संरचना को, ये जो संरचना है ये वास्तव में यहां पर ऐसे ही व्यवस्थित हो जाती है। ये जो क्रोमेटिन तंतु हैं ये लिपट लिपट कर ऐसे एक दूसरे के साथ व्यवस्थित होकर एक मोटी धागे नुमा संरचना का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो ये वास्तव में क्रोमेटिन इकट्ठा हो के आपकी एक संरचना का निर्माण हो गया है। और इस संरचना को हम क्या कह रहे हैं, ये है हमारा गुणसूत्र। ये है हमारा क्या, गुणसूत्र। तो वास्तव में गुणसूत्र है वो कैसे बना है, गुणसूत्र बना है आपका डीएनए प्लस
हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इन तीनों चीजों से मिलकर आपका क्या बनता है? गुणसूत्र बनता है। सामान्य रूप से हमारी जो एक कोशिका होती है, जब एक कोशिका विभाजन नहीं कर रही होती है, नॉर्मल अवस्था में होती है, जिस अवस्था को हम कहते हैं अंतरावस्था या इंटरफेज जिसे कहते हैं, उस अवस्था में हमें ये जो आनुवांशिक पदार्थ है वो किस रूप में दिखाई देता है? क्रोमेटिन तंतु के रूप में। किस रूप में दिखाई देता है? क्रोमेटिन तंतु। अंतरावस्था में, कोशिका की कौन सी अवस्था में? अंतरावस्था में या इंटरफेज में। यह हमें कैसा दिखाई देता है? क्रोमेटिन तंतुओं के रूप में दिखाई देता है। और जब अंतरावस्था से यह कोशिका विभाजन की ओर बढ़ती है, विभाजित होने वाली होती है, तो धीरे धीरे इनसे किसका निर्माण होता है? इन गुणसूत्रों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो यह वास्तव में क्या है? गुणसूत्र है एक। जो यह गुणसूत्र होता है, यहां पर इसके बीच में आपने देख रहे होंगे कि एक बिंदु जैसी संरचना पाई जाती है। इन गुणसूत्र के यहां पर बीचों बीच में लगभग आपकी एक बिंदु जैसी संरचना होती है। इस बिंदु संरचना को हम क्या कहते हैं? इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सेंट्रोमियर, या इसे हम बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन। गुणसूत्र का इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक संकीर्णन कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां पर बीच में से एक वो गुणसूत्र दबा हुआ है एक तरीके से, और वहां पर एक बिंदुनुमा संरचना है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोमियर। गुणसूत्र बिंदु, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे आपके डीएनए से क्रोमेटिन तंतु बनते हैं और कैसे इस क्रोमेटिन तंतु से आपके गुणसूत्र होता है, उसका निर्माण होता है। कैसे उससे आपके गुणसूत्र का निर्माण होता है। ये गुणसूत्र आपको कोशिका की सामान्य अवस्था में दिखाई नहीं देते हैं, ये विशेष रूप से आपको विभाजन की अवस्था के अंतर्गत दिखाई देते हैं। और ये धाग्यनुमा संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। जब इनको अभिरंजित किया जाता है तो ये रंगीन होते हैं, और इसी कारण से इनका नाम पड़ा है क्रोमोसोम। क्रोमो का मतलब होता है रंगीन, और सोम का मतलब होता है संरचना, अर्थात ये रंगीन संरचनाएं होती हैं, और इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम कहा जाता है। जैसे मनुष्य के अंतर्गत देखो, मनुष्य का जो भी पूरा का पूरा डीएनए है, जो 2.2 मीटर का डीएनए है, ये पूरा का पूरा आपके क्या बना लेता है? गुणसूत्र। और मनुष्य में कितने गुणसूत्र बन जाते हैं इस पूरे डीएनए से? मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र बने जाते हैं। कितने गुणसूत्र बन जाते हैं भाई? 46। और आप सभी लोगों को पता होगा कि ये 46 गुणसूत्र जोड़ों में पाए जाते हैं। तो कितने जोड़े बन जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र बने जाते हैं। कितने भाई? 23 जोड़े। तो इस प्रकार से गुणसूत्र का निर्माण होता है। थोड़ा सा इस गुणसूत्र की संरचना को भी हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा डिटेल में इस गुणसूत्र की संरचना को हमें समझते हैं। गुणसूत्र की संरचना, चलो भाई देखो गुणसूत्र की संरचना कैसे समझे। अब ये आपको बताया था कि एक गुणसूत्र होता है, इस गुणसूत्र में एक तो होता है आपका क्या? बिंदु, जिसे हम गुणसूत्र बिंदु या फिर क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। ये क्या है आपका? गुणसूत्र बिंदु, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रोमियर।
या इसे प्राथमिक संकीर्णन भी हम कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक संकीर्णन। प्राथमिक का मतलब यह हो गया कि ये प्राइमरी जो आपका ये जो है, ये जो बिंदु है, ये आपकी सभी गुणसूत्रों के अंतर्गत पाया जाता है। लगभग सभी गुणसूत्रों में ही हमें गुणसूत्र बिंदु देखने को मिलेगा। इस गुणसूत्र बिंदु पर ऐसे दोनों तरफ डिस्क के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? डिस्क जैसी संरचनाएं। और ये जो डिस्क जैसी संरचनाएं होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? काइनेटोकोर। इन्हें क्या कहा जाता है? काइनेटोकोर कहा जाता है। जब कोशिका का विभाजन होगा, जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, तो उस दौरान यह गुणसूत्र दो भागों में विभाजित होगा। जो ये आपका गुणसूत्र दिख रहा है, एक ही गुणसूत्र, ये दो गुणसूत्रों के अंतर्गत क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। उस समय विभाजित क्यों होगा? क्योंकि ये जो गुणसूत्र बिंदु पर दोनों साइड में जो डिस्क नुमा संरचनाएं हैं, जिन्हें हम काइनेटोकोर कह रहे हैं, उनसे आपके तारक काय से बनने वाले जो तरकु तंतु होंगे वो आकर जुड़ेंगे। जैसे एक कोशिका विभाजित होगी, मान लो ये कोशिका है, और इस कोशिका में ये आपका क्या है? गुणसूत्र है। ये दोनों तरफ आपके क्या है? तारक केंद्र हैं। यहां से निकलेगा एक तरकु तंतु, वो आके इसी काइनेटोकोर पे जुड़ेगा, और जिसके कारण से ये गुणसूत्र दो भागों के अंतर्गत क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो वास्तव में तरकु तंतु कौन सी जगह पर जुड़ते हैं? इस काइनेटोकोर पे जुड़ते। यह हमारा गुणसूत्र की सामान्य अवस्था है। नॉर्मली सामान्य अवस्था में गुणसूत्र इस रूप में है। इस गुणसूत्र में इस बिंदु के एक तरफ की जो भुजा होती है, इसे बोलते हैं पी भुजा। इसे क्या बोला जाता है? पी भुजा। और क्योंकि यह आकार में छोटी है, इस कारण इसे छोटी भुजा भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी भुजा। दूसरी भुजा को हम कहते हैं क्यों भुजा। क्या कहते हैं? क्यों भुजा। और इसे वैसे बड़ी भुजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ी भुजा कहा जाता है। लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म, या पी और क्यू। लेकिन जब कोशिका का विभाजन होगा, किस समय? कोशिका विभाजन के समय। उस समय क्या होगा कि जो ये गुणसूत्र आपको यहां पर दिख रहा है, इसकी प्रत्येक भुजा दो हिस्सों के अंतर्गत डिवाइड हो जाएगी। पी भुजा भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, और क्यों भुजा है वो भी दो हिस्सों के अंतर्गत क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। और एक ही गुणसूत्र में आपको चार भुजाएं दिखने लग जाएंगी। कितनी दिखने लग जाएंगी? चार। जैसे भाई देखो, यह गुणसूत्र विभाजन के समय ऐसा दिखाई देने लगे जाता है, जैसे यहां पर दिख रहा है। इसमें यह कौन सी भुजा है? पी भुजा। और यह कौन सी भुजा है? क्यों भुजा। लेकिन यहां पर ये दो आधे आधे में विभाजित हो गए। देखो, इस पूरे को हमने बोल दिया अर्धगुणसूत्र, और ये पूरा हो गया है एक अर्धगुणसूत्र। तो एक ही गुणसूत्र में आपकी ये चार भुजाएं दिख रही हैं वास्तव में, लेकिन ये एक गुणसूत्र के दो भागों में विभाजित होने के कारण बनी है। तो ये अर्धगुणसूत्र हो गया है, और ये केवल चार भुजाओं वाला गुणसूत्र है। ये हमें विभाजन के समय ही दिखाई देता है। किस समय दिखाई देता है? विभाजन के समय। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कोई दो गुणसूत्र जुड़े हुए नहीं है, यह भी वास्तव में एक ही गुणसूत्र होता है। और यह कौन सा हो गया? यह वही सेंट्रोमियर हो गया है। तो यह भी एक ही गुणसूत्र है, यह अलग अवस्था के अंतर्गत है, यह विभाजन के समय होती है।
ऐसा गुणसूत्र हमें सामान्य तौर पर मेटाफेज अवस्था में दिखाई देता है। कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में दिखाई देता है? मेटाफेज अवस्था में ये 4 भुजाओं वाला गुणसूत्र होता है, ये दिखाई देता है। तो हमने देखा है कि कैसे कैसे ये गुणसूत्र बनता है और गुणसूत्र की कौन कौन से हिस्से होते हैं। सेंट्रोमियर क्या होता है, काइनेटोकोर क्या होता है, पी भुजा क्या होती है, आपकी क्यों भुजा क्या होती है, एक को छोटी भुजा दूसरी को बड़ी भुजा क्यों कहते हैं, किस समय कौन से रूप में हमें गुणसूत्र दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें आपने यहां पर देख ली हैं। अब इस सेंट्रोमियर की ध्यान से सुनना, ये जो बिंदु है इस बिंदु की उपस्थिति के आधार पर या सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के अलग अलग प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं वो भी हम साथ साथ में देख लेते हैं। और उसके लिए हमारे पास एक चित्र है, देखो। हमने अभी बात की है कि जो गुणसूत्र हैं वो क्या है। गुणसूत्र की एक मुख्य संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर, अर्थात गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखो, गुणसूत्र में इस सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के हैं, 1, 2, 3 और 4। पहला यदि हम देखें, इसमें जो ये सेंट्रोमियर होता है ये एकदम बीचों बीच में होता है, इस कारण इसे कहते हैं मध्य केंद्र की, मेटासेंट्रिक। दूसरा गुणसूत्र देखो जिसमें ये सेंट्रोमियर है ये बीच में से थोड़ा एक साइड होता है, इस कारण एक तरफ बड़ी भुजा बन गई है, एक तरफ छोटी भुजा बन गई है। इसे हम बोल रहे हैं उप मध्य केंद्र की, अर्थात सब मेटासेंट्रिक। अगर ये गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर है आपके गुणसूत्र के लगभग एक एंड पर आ जाता है और दूसरे एंड पर आपकी जो भुजा होती है बहुत बड़ी हो जाती है और एक एंड की भुजा होती है बिल्कुल क्या हो जाती है? छोटी। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे अंतः केंद्र की कहा जाता है, एक्रोसेंट्रिक कहा जाता है। और ऐसे गुणसूत्र जिसमें आपके ये बिंदु होता है, गुणसूत्र बिंदु एकदम एंड पर आ जाए, इसके ऊपर कुछ ही नहीं हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अंत्य केंद्र की, अर्थात टीलोसेंट्रिक उसे कहा जाता है। तो गुणसूत्र बिंदु के आधार पर, सेंट्रोमियर के आधार पर आपके गुणसूत्र कितने प्रकार के हो गए हैं? 4 प्रकार के हो गए हैं। कितने प्रकार के? 4। दोबारा से देख लेते हैं कि गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। यदि आपका गुणसूत्र बिंदु एकदम बीच में हो तो इसे कहा जाता है मेटासेंट्रिक या मध्य केंद्र की। अगर बीच में से थोड़ा सा साइड में हो तो इसे कहा जाता है सब मेटासेंट्रिक या उप मध्य केंद्र की। अगर आपका गुणसूत्र बिंदु है लगभग एक एंड पे हो जिसके कारण से एक भुजा होती है वो बहुत बड़ी और एक होती है बिल्कुल छोटी हो जाती है, तो इसे एक्रोसेंट्रिक या अंतः केंद्र की कहा जाता है। और जब गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु होता है वो एकदम एंड पर आ जाता है तो एक तरफ तो कोई भुजा ही नहीं होती है और दूसरी तरफ यह भुजा दिखाई देती है और इसे हम क्या कहते हैं? अंतः केंद्र की या टीलोसेंट्रिक हमें कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के गुणसूत्र हो जाते हैं। तो ये सब कुछ आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने देखा है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा है कि केंद्रक क्या है, केंद्रक की संरचना कैसी होती है, सामान्य रूप से कोशिकाओं में ये केंद्रक कितने कितने होते हैं, इनकी असामान्य स्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं, उसके अंदर आपकी केंद्रिका कैसे होती है, कैसे उसके अंतर्गत आपके क्रोमेटिन तंतु
और उन क्रोमेटिन तंतुओं से कैसे गुणसूत्रों का निर्माण होता है, ये सारी बातें हमने यहां पर की हैं। आप सब लोगों को हमारा ये वीडियो है ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। इसके साथ साथ में यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।